जब भी हम रिएक्ट पे काम करते हैं तो हमें बहुत सारे एपीआईज को कॉल करना पड़ता है और एपीआईज को कॉल करने के दौरान हमें उसको कॉल करने के लिए किसी ना किसी फंक्शन का यूज़ करना पड़ता है और उसमें हम मोस्टली फेच एपीआई का यूज़ करते हैं। लेकिन एक्सियोस का यूज़ कैसे करते हैं वो मैं आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं, क्योंकि एक्सियोस का यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप एक सिंगल लाइन ऑफ कोड में इसका यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर भी है। तो आइए अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे चलते हैं और वहां पे एक्सियोस का यूज कैसे करते हैं, उसके द्वारा हम कैसे एपीआई को कॉल कर पाएंगे, वो सारी चीजें समझते हैं। तो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह वेलकम टू लर्न विद अस टू। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, अब मैं आ चुका हूं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो यहाँ पे जैसे कि एक्सियोस और फेच दो टाइप के कॉल्स होते हैं। जब भी हम एपीआई को कॉल करते हैं तो दो टाइप के मेथड का हम यूज कर सकते हैं। लेकिन हम एक्सियोस का ही यूज़ क्यों करते हैं, हम फेच का यूज़ क्यों नहीं करते? तो उसके बारे में जब मैंने सर्च किया तो मुझे ये रिजल्ट मिला। ये क्या कह रहा है कि एक्सियोस का अगर आप यूज़ करते हैं तो आप कैंसिल रिक्वेस्ट कर सकते हैं, एंड कैंसिल रिक्वेस्ट करने में जो टाइम आउट है वो भी फेच एपीआई में नहीं होता है और एक्सियोस में होता है। तो मोस्टली आप प्रेफर यही करें कि आप एक्सियोस का ही यूज़ करें, क्योंकि आप जब जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं, अब जो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट आ गया है तो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में आपको जो सिंटैक्स देखने को मिलेंगे वो बहुत ही डिफरेंट होंगे आपके पुराने जावास्क्रिप्ट से। तो एक्सियोस में भी कुछ ऐसा ही होता है। एक्सियोस का जो सिंटैक्स होता है वो बहुत ही सिंपल है, इजी टू यूज है फेच के मुकाबले। क्योंकि आपका जो फेच होता है वो थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। ज़्यादा तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन थोड़ा बहुत ज़रूर कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है, क्योंकि उसके सिंटैक्स थोड़े डिफरेंट होते हैं। क्योंकि उसके अंदर हमें समझ नहीं पाते हैं कि ये जो फेच है, ये फेच एपीआई के अंदर हम जब कॉल करते हैं वो कैसे होता है, वो उसका सिंटैक्स ना थोड़ा समझना मुश्किल है। अब दोनों के बारे में हम बात कर रहे हैं तो हम दोनों को दिखाएंगे, दोनों का कॉल करवाएंगे और दोनों को कैसे यूज़ करते हैं ये तो हम बताने ही वाले हैं। तो चलते हैं अपने कोड एडिटर पे। यहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट ओपन कर रखा है, ये जो कि मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। अब इसमें मैंने एक्सियोस का यूज़ किया है तो उसी को मैं करके दिखाने वाला हूँ आपको। तो ये मेरा वीएस कोड एडिटर है, यहाँ पे मैंने एक्सियोस का यूज़ किया। अब एक्सियोस के यूज़ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो, आपको सिंपली चले जाना है टर्मिनल पे। आपको टर्मिनल पे चले जाना है। अब देखो, आपको एक्सियोस की ज़रूरत कहाँ पे होने वाली है, क्योंकि आप जब मंस्टैक पे कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो मंस्टैक में आप दो फाइल बनाते हैं, दो फोल्डर बनते हैं। एक होता है बैकएंड का पोर्शन, एक होता है फ्रंट एंड का पोर्शन। तो बैकएंड में तो हमारी सारी एपीआई वगैरह कॉल होती है, हमारे डेटाबेस से डील होती है, तो उसकी तो हमें ज़रूरत बैकएंड में पड़ती है। और फिर हम क्या करते हैं, उसी जो बैकएंड में हमने एपीआई बनाई है उसको हम अपने फ्रंट एंड में कॉल करते हैं। जैसे कि ये देखो, ये जो हमारे पास डेटा आ रहा है ये डेटाबेस से आ रहा है, मोंगोडीबी डेटाबेस। जैसे कि ये देखो, यहाँ पे ये जो डेटा है ना, हमें यही डेटा यहाँ पे शो हो रहा है। अब ये जो डेटा हमारे डेटाबेस में रखा है, इसके लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने एपीआईज बनाई है। एपीआई बना के उस डेटाबेस से डेटा को कॉल किया है। अब देखो एपीआई कहाँ बनाया है मैंने, वो भी दिखा देते हैं आपको। मैंने यहाँ पे थंडर क्लाइंट जो वीएस कोड एडिटर का एक एक्सटेंशन होता है उसका यूज़ किया है। और यहाँ पे आई नोटबुक, इसमें इस तरीके से मैंने एपीआई बनाई है। अब जैसे इसको मैं कॉल करता हूँ तो मुझे सारे रिजल्ट मिल जाएंगे। अब ऑथेंटिकेशन भी कह रहा है कि लॉगिन करो फिर जाके मैं आपको डिटेल दे पाऊँगा। इस तरीके से मैंने सारे एपीआईज बनाए हैं। और अब जब इस एपीआई को मैं फ्रंट एंड में कॉल करूँगा तो मुझे एक्सियोस की ज़रूरत पड़ेगी, और उस एक्सियोस की मदद से मैं सारे डेटा को वहाँ पे गेट कर पाऊँगा। और गेट अगर कर लिया तो उसको शो भी कराना पड़ेगा, वो तो हम कर ही लेंगे। तो पहले गेट कैसे करते हैं वो तो सीख ही लेते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं हम अपने इस वाले पेज में। यहाँ पे मैंने एक्सियोस का यूज़ किया हुआ है ये। अब इसमें एक्सियोस का यूज़ करने के लिए आपको क्या करना है वो देख लेते हैं। अब जैसे मेरा ये जो पेज है ये मेरे फ्रंट एंड में है, यानी फ्रंट एंड का जो पेज है उसमें ये मैंने बना रखा है। अब फ्रंट एंड कहाँ है मेरा, यहाँ पे क्लाइंट नाम से एक फोल्डर है। ये जो सारा कोड आपको दिख रहा होगा ये बैकएंड है, और बैकएंड के अंदर मैंने क्लाइंट नाम से एक फोल्डर बनाया है जिसके अंदर मैंने सारा फ्रंट एंड लिखा है, सब कुछ। डिज़ाइनिंग का जो पोर्शन है वो मैंने इसमें किया है। अब जहाँ पे मैंने डिज़ाइन किया है वहीं पे तो मेरा डेटा शो कराना है। अब क्या करते हैं कि इसके अंदर यहाँ पे हमें
जाना पड़ेगा अपने टर्मिनल में और इस क्लाइंट वाले फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं जो Axios कॉल करने वाला हूँ, मैं जो Axios को कॉल करूँगा उसे मेरे फ्रंट एंड के अंदर इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्योंकि आप जानते होंगे कि जब भी हम किसी चीज़ को शो कराना होता है वो हमारे फ्रंट एंड का पार्ट होता है और जो हमें दिखाई देता है वो फ्रंट एंड का ही पार्ट होता है। तो हमें अपने डेटा को फ्रंट एंड में कॉल कराना है, उसके लिए हम Axios का यूज़ करते हैं। तो सिंपली मैं चला जाऊँगा अपने क्लाइंट वाले फ़ोल्डर के अंदर। अब क्लाइंट वाले फ़ोल्डर के अंदर आ गया मेरा डायरेक्टरी। अब यहाँ पे मुझे लिखना है सिंपली npm i Axios। इतना लिखने के बाद मुझे Axios ये इंस्टॉल करके दे देगा। अब देखो Axios इंस्टॉल हो रहा है, ये हो चुका है Axios इंस्टॉल। अब इसको चेक कैसे करना है कि क्या मेरा Axios इंस्टॉल हुआ है या नहीं। उसके लिए हमारे पास एक फाइल होता है package.json। इसके अंदर हम जो भी पैकेज इंस्टॉल करते हैं उसको हमें यहाँ पे दिखाई देता है। अब Axios ये देखो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। मैंने जितने भी पैकेज इंस्टॉल कर रखे हैं सबको ये यहाँ पे दिखाएगा। ये फ्रंट एंड में इतने पैकेज इंस्टॉल हुए। उसी तरीके से बैक एंड के लिए जो अलग से फोल्डर बनाया था उसके लिए जो जिस package.json है इसके अंदर बैक एंड के सारे जितने भी मैंने पैकेजेस इंस्टॉल किए हैं वो सारे यहाँ पे दिखाई देंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमें Axios को कैसे यूज़ करना है वो देखते हैं। अब मेरा Axios तो इंस्टॉल हो चुका है। अब इसको यूज़ करने की जब बारी आती है तो मैं इसको यूज़ कैसे कर रहा हूँ वो देखो एक बार। जब भी हम पैकेज को इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल करने के बाद उसे हमें क्या करना पड़ता है, जिस पेज में हम उसको यूज़ करने वाले हैं उस पेज में उसको कॉल करना पड़ता है, उसे इंपोर्ट करना पड़ता है। यानी हमें बताना पड़ता है कि इस पेज में मैं इसे यूज़ करूँगा तो उससे पहले उसको क्या करना पड़ता है, इंक्लूड करना पड़ता है। तो उसी तरीके से मैंने यहाँ पे क्या किया, इंपोर्ट करा लिया Axios फ्रॉम Axios। अब ये किस तरीके से करा सकते हैं, जब हमारे पास कोई भी पैकेज इंस्टॉल्ड है वो हम इस तरीके से करा सकते हैं। अब ये Axios एक वेरिएबल बन गया है जिसका मैं कहीं पे भी यूज़ कर सकता हूँ। अब देखो मैंने यहाँ पे साइन अप के लिए एक फंक्शन बनाया है। अब साइन अप करने के लिए ये सारे डेटा आएंगे हमारे पास, ये सारा डेटा मैं ला रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं ट्राई और कैच ब्लॉक चला रहा हूँ। अब ट्राई कैच क्यों चलाते हैं, अब देखो जब भी आप एपीआई को कॉल करते हैं उस दौरान अगर आपको कोई एरर मिलता है तो क्या करता है, अगर सबसे पहले तो ट्राई चलेगा। ट्राई के अंदर अगर कोई भी एरर आता है तो हमारा सर्वर जो है क्रैश हो जाता है, हमारे सर्वर क्रैश होने के चांसेस होते हैं, सर्वर रुक जाता है वहीं पे। तो अगर कोई एरर आता है और अगर हम ट्राई का यूज़ कर रहे हैं, ट्राई कैच का, तो एरर जैसे ही आएगा वो ट्राई से बाहर निकल जाएगा और कैच वाले ब्लॉक पे आ जाएगा। और कैच वाले ब्लॉक पे हम जो भी एरर शो करवाएंगे वो एरर हमें दिखाई देने लगेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है ट्राई और कैच, और आपको तो इसका यूज़ ज़रूर करना चाहिए अगर आप एपीआई से डील करते हैं। अब Axios के यूज़ करने के लिए हमें, क्योंकि हमने एसिंक फंक्शन बनाया हुआ है। अब एसिंक फंक्शन बनाया हुआ तो जब भी हम किसी फंक्शन को कॉल करेंगे इसके अंदर तो हमें अवेट लगाना पड़ेगा। अब वो बता भी देता है कि क्या ये आपका सिंक्रोनस फंक्शन है या असिंक्रोनस फंक्शन है। अगर एसिंक्रोनस फंक्शन होगा तो हम उस कंडीशन में अवेट का यूज़ ज़रूर करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या किया, अवेट Axios, फिर पोस्ट रिक्वेस्ट मारा हमने और उसके बाद यूआरएल दे दिया उस एपीआई का जिसको मैं कॉल कर रहा हूँ। अब देखो ये एपीआई कहाँ पे बना है, यहाँ पे चले जाते हैं। इसके अंदर ये हमारा रजिस्ट्रेशन वाला है, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का, यहाँ पे ये जो हमारा फंक्शन है ना, यहाँ पे ये जो यूआरएल आपको दिख रहा होगा इसी को मैंने वहाँ पे कॉल किया। और बाय डिफ़ॉल्ट मेरा तो इतना चल ही रहा है, वो मैंने अलग से डिफाइन कर रखा है। तो उसके बाद क्या करते हैं, जो भी डेटा पास करना हो कॉमा करके यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर वो सारा डेटा हम पास कर देते हैं। अब पास करने के बाद हमारा वहाँ से एक रिस्पॉन्स आता होगा और जो रिस्पॉन्स आता है उसमें डेटा में हमने सारा स्टोर कर लिया। अब डेटा में स्टोर करने के बाद अगर हमारा जो रिस्पॉन्स होता है वो सक्सेस होता है, यानी हमारा जो डेटा है वो डेटाबेस में इंसर्ट हो चुका है। और डेटाबेस में जैसे इंसर्ट हो जाता है तो हम क्या करते हैं, लॉगिन भी करा लेते हैं एट ए टाइम, और उसके बाद मैं होम पेज पे भेज देता हूँ। अब देखो जब तक मैं लॉगिन नहीं रहूँगा तो मुझे होम पेज पे नहीं जाने दिया जाएगा। अब मैं क्या करूँ, लॉगिन हूँ, एक बार लॉग आउट करके देखता हूँ। अब जैसे मैं लॉग आउट किया तो मुझे लॉगिन वाले पेज पे भेज दिया, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि होम वाले पेज पे जाऊँ, लेकिन ये जाने नहीं देगा। कब तक, जब तक मैं लॉगिन नहीं हो जाता हूँ। अब मैं एक बार लॉगिन कर लेता हूँ। जैसे मैंने लॉगिन कर लिया
तो ये देखो मुझे होम पेज पे भेज दिया है। अबाउट पेज पे भी जा सकता हूँ, कॉन्टैक्ट अस पेज पे भी जा सकता हूँ। अब मैंने सिर्फ इसको डिज़ाइनिंग थोड़ा बहुत ही किया है, क्योंकि मैं बैकएंड पे काम कर रहा था, तो डिज़ाइनिंग का मैंने ज़्यादा काम किया नहीं है। ये एक तरीके से एक क्रड एप्लीकेशन मैंने बनाया है। तो इसमें अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और एक्सियोस का यूज़ करने में भी अगर कोई दिक्कत आ रही है तो भी हमें बता सकते हैं। मैं आपको पूरा गाइड करूँगा, और कोई भी दिक्कत होती है तो किसी भी टाइम आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे या फिर टेलीग्राम पे। मैं टेलीग्राम के ग्रुप का जो लिंक है वो मैं आपको नीचे प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे वहाँ पे बेझिझक पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।